अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इनबॉक्स किया कि जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है कि हम टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा यूज़ करें। तो ज़रा सा मैंने कुछ चीज़ों को समराइज़ करके आपको बताने की कोशिश की है। ये बात हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में कि हम एंट्री एडजस्टिंग एंट्री उन चीज़ों की बनाते हैं जो कैश बुक में प्लस या माइनस होती हैं, यानी हमें अपने बैंक बैलेंस को एडजस्ट करना होता है अपने पास। तो जो ट्रांजेक्शंस नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप यहीं पे स्टक हो जाएं और उससे आगे ना बढ़े, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस एक जनरल आपको आइडिया में देना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह टाइटल ऑफ अकाउंट को बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो कस्टमर का अकाउंट क्या होता है, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि आपने बैंक में अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, बैंक डेबिट हो चुका है, क्रेडिट क्या करोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक अगर आपको कोई इंटरेस्ट अलाउ करता है, क्रेडिट कर रहा है आपके अकाउंट में, वहाँ से यहाँ पे आप उसको डेबिट करोगे, यानी इंटरेस्ट इनकम के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक जो आपके लिए डिविडेंड कलेक्ट करेगा उसको हम डिविडेंड इनकम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। नोट्स कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक अगर हमारा नोट रिसीवेबल कलेक्ट कर रहा है तो हम उसको नोट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और उस नोट रिसीवेबल पे अगर इंटरेस्ट भी है तो हम उसको इंटरेस्ट इनकम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। नोट्स पेड बाय द बैंक, बैंक हमारे लिए को नोट्स पे कर रहा है तो हम उसको नोट्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ओवर या लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल होता है। इसी तरह ओवर या लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब अकाउंट्स पेबल। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि चेक हम सप्लायर को इशू करें। अगर हमने फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज करने के लिए चेक इशू किया था और वो ओवर या अंडर रिकॉर्डेड हो गया तो उसको फर्नीचर के नाम से डेबिट क्रेडिट करेंगे। या हमने परचेज ऑफ इक्विपमेंट के लिए चेक इशू किया था और वो चेक हमारा ओवर या लेस रिकॉर्ड हो गया तो हम उसको इक्विपमेंट के नाम से फिर डेबिट या क्रेडिट करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह नोट्स पेड बाय द बैंक, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था, नोट्स पेबल है। इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल, अगर आपके नोट्स पेबल पे बैंक इंटरेस्ट भी साथ में पे कर रहा है तो वो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। बैंक सर्विस चार्जेस को हम नॉर्मली बैंक चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। NSF नॉन सफिशिएंट फंड, यानी बाउंस चेक, कस्टमर का चेक था, हमने डिपॉजिट किया, वो रिवर्स हो गया, बाउंस हो गया, तो हम कस्टमर से ही डिमांड करेंगे, हम उसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में NSF को डेबिट कर देते हैं या इस तरह की चीज़ों को, अनक्लियर्ड चेक को डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, तो ये प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट नहीं होगा, वो एंट्री आपकी गलत सपोज की जाएगी। इसी तरह इंश्योरेंस या रेंट या यूटिलिटीज़, कोई भी चीज़ बैंक आपका पे करते तो आप उसको इंश्योरेंस एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो था ज़रा सा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हमने डिफरेंट ट्रांजेक्शन के टाइटल ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना है। अब हम चलते हैं ज़रा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, टाइटल ऑफ अकाउंट सीखने के बाद हम चलते हैं ज़रा एक क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि फेवरेबल और अनफेवरेबल का बैलेंस का मतलब क्या होता है। दो मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ये बात आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि हम अपने बैंक बैलेंस को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। तो हमारे हिसाब से बैंक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए नॉर्मल बैलेंस। इसका मतलब अगर हमारे कुछ पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो हमारे कैश बुक के हिसाब से वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। एसेट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। हमारे पैसा जो बैंक में मौजूद है, बैंक उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है। हमारा पैसा बैंक की लाइबिलिटी है, तो उनका जो नॉर्मल बैलेंस होगा, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कैश बुक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। और अगर हम बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी हमारा एसेट है तो वो डेबिट शो करेगा, उनकी लाइबिलिटी तो उनके पास क्रेडिट शो करनी चाहिए। ये नॉर्मल फेवरेबल बैलेंसेस है। अगर ओवरड्राफ्ट का केस हो, हम बैंक से लोन ले लें तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा। हमारे हिसाब से बैंक को हमने अमाउंट पे करना है, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो फिर हमारे कैश बुक में वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और बैंक ने पैसे लेने हैं, बैंक का एसेट बन जाएगा, तो बैंक के लिए वो रिसीवेबल यानी डेबिट बैलेंस शो करेगा। वो अनफेवरेबल बैलेंस कहलाता है, ओवरड्राफ्ट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो आज हम एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कोई एक बुक अनफेवरेबल बैलेंस शो करेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन May 31, 2018 हम्माद एंड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश बुक बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 5650 का,
डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, उसको हमने क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। अब हमारा पैसा हम कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है, हमारा एसेट है, यानी हमारे इतने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो बैंक में उतने का क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन बैंक में उतने का क्रेडिट नहीं आ रहा। बैंक एक अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। बैंक कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट इज शोइंग 8,780 रुपीज डेबिट बैलेंस। अब ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। इन अदर वर्ड बैंक कह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, यानी आपको लोन दिया 8,780 का, तो ये नेगेटिव लेंगे। अब इसको ट्रीट क्या करेंगे, तो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम बैलेंसेस लेंगे। कैश बुक का चूंकि नॉर्मल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो 5,650 से हम उसको पॉजिटिव मिलेंगे। और बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है तो हम उसको माइनस मिलेंगे 8,780, या तो माइनस में लिख लें या उसको ब्रैकेट में शो करते हैं, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही चलेगा। कुछ ट्रांजैक्शन आपको दी गई हैं जो अनरिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड है। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहाँ होना चाहिए, बैंक ने हमसे मार्कअप चार्ज किया, अपने पास माइनस कर लिया, पैसे निकल गए, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए, कैश बुक में, तो वहाँ पे माइनस हो गया बैंक में। कैश बुक में क्या होना चाहिए, कैश बुक में भी उसको हम माइनस करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, -C। उसके बाद सर्विस चार्जेस लिवाइड बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक। बैंक ने हमसे 180 रुपीज़ काट लिए, डिडक्ट कर लिए, लिवाई कर लिए, बैंक ने -180 रुपीज़ कर लिया, बैंक में -180 हो गया, कैश बुक में शो नहीं हो रहा। तो जो काम बैंक करेगा वही काम कैश बुक, जो काम कैश बुक करेगी वही काम बैंक वाला करेगा। तो बैंक ने 180 माइनस कर लिया, हमें नहीं पता चला, अब हम क्या करेंगे, उसको अपने पास से माइनस करेंगे आफ्टर रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट। अ चेक ऑफ 9,500 डिपॉजिटेड इन द बैंक was wrongly recorded as rupees 5,900। हमने एक चेक जमा कराया बैंक में जिसकी अमाउंट थी, जिसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ था 9,500 का, लेकिन बैंक ने उसको रॉन्गली रिकॉर्ड किया, अपने पास स्टेटमेंट में शो किया 5,900 का। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 3,600 रुपीज़। 3,600 रुपीज़ बैंक ने कम रिकॉर्ड किए, अब गलती बैंक वाले की है। तो क्या करेगा, इस 59 को उसने 95 के इक्वल लेकर आना है, तो डिफरेंस अमाउंट लेंगे हम, मजीद 3,600 बैंक वाला अपने पास ऐड करेगा। आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक को, ऐसे चेक जो हमने सप्लायर्स को इशू कर दिए लेकिन वो बैंक तक पहुंचे नहीं हैं, हम उसको क्या करेंगे, अपने पास से माइनस कर चुके हैं, ये चीज़ बैंक में शो नहीं हो रही तो हम इसको क्या करेंगे, बैंक में से भी माइनस कर देंगे। नाउ नंबर 7, May 31 यानी लास्ट डे ऑफ द मंथ का जो डिपॉजिट था नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। 16,000 रुपीज़ महीने की आखिरी तारीख को हमने जमा करवाए थे, लेकिन वो हमारे कैश बुक में तो शो होंगे, वो हमारे बैंक में शो नहीं हो रहे। हमने डिपॉजिट किया, अपने पास प्लस किया, रिसिप्ट सेट पे रिकॉर्ड किया, तो बैंक वाला भी उसको अपने पास क्या करेगा, प्लस करेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 1,500 नॉट शो इन द कैश बुक। कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए, बैंक में जमा हो गए, आपको नहीं पता चला, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। बैंक में पैसे जमा हुए, हम भी कैश बुक में उसको ऐड करेंगे। NSF चेक, कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, जब हमने रिसीव किया था हमने अपने पास प्लस कर लिया था, रिसिप्ट सेट पे ले लिया था, बैंक में जमा हो गया, वो पैसा अब नहीं आएगा। हम उस चेक को जब रिवर्स करेंगे तो माइनस करेंगे फ्रॉम द कैश बुक। नंबर 10, check issued for 800 to the supplier was entered in the cash book as 500। हमने चेक पे लिखा 800, साइन करके सप्लायर को दे दिया, सप्लायर गया बैंक से 800 रुपये निकाल के ले गया। गलती से हमने कैश बुक में गलती की, हमने उसको 500 रिकॉर्ड कर लिया। अब बैंक में हो गया वो चेक पे विड्रॉ साइड पे माइनस का 800 और यहाँ पे पेमेंट साइड पे आ गया माइनस का 500, माइनस का 800 माइनस का 500। अब गलती कैश बुक में -800 को हमने -500 रिकॉर्ड किया, तो मजीद डिफरेंस अमाउंट 300 हम मजीद माइनस कर लेंगे, हमारा बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ये हम अपने पास से कैश बुक से माइनस करेंगे। अब जिस तरह मैंने बताया था ऐड टू कैश बुक, मेरी आदत है +C -C +B -B। ऐड टू कैश बुक लेंगे हम। कैश बुक में कितनी चीज़ें प्लस होने वाली हैं उनके नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे। +C हमें सबसे पहले मिला था नंबर 8 पे, डायरेक्ट डिपॉजिट
इसका नंबर, रेफरेंस नंबर भी नोट कर लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर था हमारे पास, जिसकी अमाउंट थी 1500। अच्छा, इसको मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ, उसको हम सब टाइटल के अप्रोच से भी शो कर सकते हैं। हम उसको यहाँ पे अमाउंट साइड पे लिख दें, उसके बाद प्लस सी का, इसके अलावा कोई और अमाउंट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। फिर हेडिंग देंगे हम लेस टू कैश बुक माइनस सी, जिसको हम कहते हैं लेस टू कैश बुक माइनस सी के बहुत सारे आइटम्स हैं। नंबर 3 पे मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, ये हमारा माइनस सी हो गया। मार्कअप बाय बैंक, अच्छा अब इसका सब टोटल करके 1500 हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सब टोटल का कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नंबर 3 पे अमाउंट है 500 माइनस सी। नंबर 4 पे भी है सर्विस चार्जेस, इसका अमाउंट है 180 रुपीज़। सर्विस चार्जेस 180 रुपीज़। उसके बाद माइनस सी मुझे नज़र आ रहा है नंबर 9 पे NSF चेक, बाउंस चेक, जिसका अमाउंट है 1200। और माइनस सी मुझे नज़र आया नंबर 10 पे अ चेक ऑफ, यानी कि ये बेसिकली आपका लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ सप्लायर था नंबर 10 पे। लेस रिकॉर्डेड चेक जो कि सप्लायर का चेक था, और इसका अमाउंट बनेगा 8 और 5 300 रुपीज़। ये सारा अमाउंट मैंने साइड पे लिखा। अब इसका सब टोटल करके ग्रैंड टोटल हम अपने कॉलम में ले जाएंगे। 500 प्लस 180 प्लस 1200 प्लस 300, 2180 रुपीज़। 2180 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे कैश बुक में से, प्लस सी माइनस सी। अब प्लस बी की बारी है। ऐड टू बैंक स्टेटमेंट का मैं हेडिंग दूंगा, ऐड टू बैंक स्टेटमेंट। कौन कौन सी चीज़ें प्लस बी जा रही हैं हमारे पास? नंबर 5 पे जो हमारा चेक उन्होंने लेस रिकॉर्ड किया था, लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ, और उसका डिफरेंस अमाउंट बना था 3600 बना था, ये हो गया। उसके बाद प्लस बी मुझे मिला है लेट आवर लास्ट डे डिपॉजिट 16,000 का। नंबर 7 पे लास्ट डे डिपॉजिट जिसका अमाउंट है 16,000। फिर मुझे प्लस बी इसके अलावा कहीं नहीं है, तो इसका हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे 19,600, जो हमारे कैश बैंक स्टेटमेंट में जाके ऐड हो जाएगा। प्लस बी। अब आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है? लेस टू बैंक स्टेटमेंट माइनस बी। कितने आइटम थे जो हमने माइनस बी करने हैं, वो हम ढूंढ लेते हैं। माइनस बी हमारे पास, मेरे क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कोई आउटस्टैंडिंग चेक नंबर 6 पे, आउटस्टैंडिंग चेक दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक ऑल्सो उसको हम कहते हैं। इसका अमाउंट है 5,850। अच्छा 10 आइटम पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,850 हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब हम इसका बैलेंस देखेंगे कि टैली है या नहीं है। इस बैलेंस को टेक्निकली हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस एज ऑन May 31, 2018। इसको चेक करते हैं। 600 माइनस 8780 माइनस 5850, 4,970 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। इसी तरह 650 1500 माइनस 2180 4970 ये भी पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक अनफेवरेबल बैलेंस को हम लेके चले जिसमें एक साइड पे माइनस का अमाउंट था, उसको हमने एडजस्ट किया तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज जी। तो स्टूडेंट्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद हम इन ट्रांजैक्शन की एडजस्टिंग एंट्री भी बनाएंगे। और हमने पहले सीखा था
एग्जाम्पल के अंदर कि हम सिर्फ उन चीज़ों की एंट्री बनाते हैं जो कैश बुक के अंदर प्लस या फिर माइनस हो रही होती है। और रूल वही है, कैश बुक में प्लस होने का मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हम बैंक को डेबिट कर देंगे। पहली एंट्री बनेगी 1500 से बैंक को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा, इसके लिए पूरा प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में। डायरेक्ट डिपॉजिट कौन कर रहा है, कस्टमर, और कस्टमर का अकाउंट होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो 1500 से डेबिट और 1500 से क्रेडिट। सेकेंड नंबर पे अमाउंट 500 और ये 180 और 1200 और 300 ये माइनस हो रहे हैं। माइनस होने का मतलब हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग एंट्री करके बताऊंगा ताकि आपको टाइटल चूज करने में आसानी हो। 500 माइनस होने का मतलब हम बैंक को तो करेंगे क्रेडिट, रिस्पेक्टिवली डेबिट क्या होगा, मार्कअप बाय द बैंक। हम इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, मार्कअप एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक में क्रेडिट होना है और इस चीज ने डेबिट होना है। इसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या मार्कअप एक्सपेंस। मार्कअप एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट 500 रुपीज से टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। सेकेंडली 180 रुपीज माइनस हो रहे हैं, 180 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, सर्विस चार्जेस। बैंक के सर्विस चार्जेस को हम बैंक चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 180 रुपीज। उसके बाद NSF चेक 1200 रुपये माइनस हो रहे हैं, तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। और NSF चेक, कस्टमर का चेक, NSF चेक का टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट होगा 1200 रुपीज़ का। और आखिरी अमाउंट हमारे पास है 300 रुपीज़, बैंक को क्रेडिट करना, इस चीज़ को डेबिट करना। ये क्या चीज़ थी, सप्लायर को हमने चेक इशू किया था जो हमने लेस रिकॉर्ड कर लिया था। सप्लायर का अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा और बैंक हमारा क्रेडिट होगा। अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अमाउंट क्या लेंगे, 300 रुपीज़। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि ट्रांजैक्शन के प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होंगे, फिर हमने एक अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट का केस किया और आखिर में हमने रिकन्सिलिएशन एंट्रीज भी बनाए। तो यकीन है कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। और मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो इस लेक्चर के एंड में कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।